हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एडिटोरिया पब्लिकेशन का और बिहार एसएससी के लिए जो एग्ज़ाम है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिक परीक्षा, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग कवर करेंगे, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में उसका जो है बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जो है देख सकते हैं। और इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी वॉल्यूम 1 का, जो कि बिहार एडिटोरिया पब्लिकेशन का आया था प्रैक्टिस सेट, उसका जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करा दिए हैं। और वो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से भी जो है आप लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा की बात करें, फुहारा जो है ये बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्नौली ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति वृद्धि होती है गति में, तो जो है साथ ही साथ इसके दबाव में जो है ये कमी आ जाती है। फुहारा जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक या फिर गले के निरीक्षण में जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन की बात करें तो ये जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम जो है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें की बात करें तो ये जो है एक समान त्वरण से गिरती है। एक समान त्वरण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से जो है गिरती है। वर्षा की बूंदों जो है ये गोले होने के कारण विषय में भौतिक विज्ञान का पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। यह चमत्कार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है होता है। केवल वर्षा की पानी ही नहीं, ऊंचाई से गिरने वाला कोई भी पानी जैसे कि पृथ्वी के नज़दीक आता है, जैसे ही पृथ्वी के नज़दीक वो आता है बूंदों में वो बदल जाता है और बूंदों का आकार जो है ये पृष्ठीय तनाव के कारण जो है हमेशा गोल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। वीडियो टेप रिकॉर्डर के आविष्कारक की बात करें तो ये जो है चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। वीडियो टेप वीडियो को जो है स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक चुंबक टेप है, जो कि आमतौर पर इसमें ध्वनि भी होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है ये टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये जो भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन। अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया की बात करें तो एक्वारेजिया जो है ये HCl और H2SO4 का मिश्रण है। सॉरी, HCl और HNO3 का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी HCl प्लस HNO3, यहाँ पे बी रहना चाहिए ऑप्शन, जो कि सी पड़ गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है इसमें 1:3 का मिश्रण होता है, जो कि अम्ल राज एवं एक्वारेजियम या फिर नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जो कि गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने से समर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई की बात करें तो ये जो है एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन चेंज किया गया है, इधर बी इधर सी हो गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो है बहुत कम होती है और इतनी सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है कि किसी
किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता की बात करें तो ये जो है शून्य होती है। शून्य ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। तरल का वह गुण जिसके कारण जो है तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, इसे जो है श्यानता कहलाता है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा जो है मापा जाता है। तो आप लोग इसे भी जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये जो है Al2O3 हो जाएगा। तो Al2O3 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलम जो है एक रत्न श्रेणी का खनिज है जो कि इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 हो जाता है। नीलम प्राकृतिक में जो भी है ये मिलता है एवं कृत्रिम में भी जो है ये बनाया जा सकता है। ये जो है दोनों रूप से प्राकृतिक में भी मिलता है और इसे जो है कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया के गुण की बात करें तो यह जो है हवा से हल्की होती है। अमोनिया जो होती है यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया का यह लक्षण है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है जो कि यह जल में अति विलेय है। यह हवा से जो है हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व जो होता है इसका वाष्प घनत्व वो 8.5 होता है। अगला प्रश्न करने से पहले आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता की बात करें तो ये जो है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट से होती है। तो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल एक जो है उच्चतम विलेय है। यह जो है अनेक लवणों को घोल लेता है। जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के लक्षणों जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ये सभी जो होते हैं घुलने से ये कठोर हो जाता है और साबुन के साथ जो है आसानी से झाग नहीं देता है। जल की कठोरता जो कि दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। और फ्रेंड मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को ये सारा आंसर याद है या जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है आप लोग कमेंट में भी उसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जी मार्केनी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जी मार्केनी की बात करें तो जी मार्केनी जो है ये वैज्ञानिक, ये किसका आविष्कारक है? जी मार्केनी की बात करें तो ये जो है रेडियो के आविष्कारक हैं। तो 1 का ए हो जाएगा। और टेलीविज़न के आविष्कारक जो कि जेल वेयर्स हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि टेलीफोन का आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। तो सी का सी 3 हो जाएगा। और थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें ये जो है ग्रामोफोन के आविष्कारक हैं, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक, टेलीविज़न के आविष्कारक जेल वेयर्स, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ग्रामोफोन के आविष्कारक जो कि थॉमस अल्वा एडिसन हैं। तो सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि प्रयोगशाला में जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है ये बंद हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो की बात करें तो हाइपो का रासायनिक सूत्र जो है ये Na2H2O3 × 5H2O हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। Na2H2O3 × 5H2O जो कि हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। कास्टिक सोडा अगर पूछे तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है। कास्टिक सोडा पोटास का है तो KOH हो जाएगा और नाइटर का है या फिर सोरा का है तो KNO3 हो जाएगा। नौसाद पूछे तो NH4Cl हो जाएगा। लाल सिंदूर पूछे तो Pb3O4 हो जाएगा। सोरे का अम्ल पूछे तो HNO3 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग्म जो है सही मिलान नहीं है? यहाँ पे विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का जो B1 का साइंटिफिक नेम जो होता है ये होता है थायमिन। यहाँ पे जो है बायोटीन दिया हुआ है तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और B1 का साइंटिफिक नेम जो होता है थायमिन होता है। B3 पूछे तो B3 का रासायनिक जो है साइंटिफिक नेम ये होता है नियासिन। और B12 का साइनोकोबाल्मिन
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और विटामिन के जो कि फ्लोक्विनोन होता है, ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी को जो है याद रखिएगा। और एक है B7 जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है ये बायोटीन होता है। तो ये सारे को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न है ये हर एक क्वेश्चन, ये हर एक का जो है एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो कि न्यूरॉन्स कहलाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तथा रचना में शरीर की सबसे जटिल कोशिका पूछे कोशिकाएं होती है। और मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक होते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्य चवर्णक की बात करें तो सामान्यतः चवर्णक जो होते हैं ये 12 होते हैं। 12 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख गोयिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर जो है धातु की पंक्तियाँ पाई जाती है। मनुष्य में जो है निम्नलिखित 4 प्रकार की दांतें पाई जाती है। कौन कौन है? तो कृंतक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। कृंतक पूछे तो कृंतक जो है ये आगे की ओर लगे चपटे धारदार दांत होते हैं, जो कि भोजन को कुचलने काटने में कार्य करते हैं। और इसकी जो है 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 जो है निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अगर रंधक पूछे तो रंधक जो है ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं, जो कि भोजन को चीरने फाड़ने के काम करते हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में जो है ये 2-2 रंधक होते हैं। और ये जो है मांसभक्षी यानी अधिक जो मांस खाते हैं उसमें जो है ये कार्य करते हैं। अगर अग्रचवर्णक पूछे तो इसकी संख्या जो है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है, जो कि भोजन को पीसने का कार्य करती है। चवर्णक पूछे, चवर्णक जो होती है ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होती है। तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। कृंतक में जो है कृंतक ऊपर और नीचे 4-4 होते हैं। और रंधक पूछे तो रंधक में जो है रंधक में 2-2 होते हैं। और अग्रचवर्णक में जो है 4-4 होते हैं। साथ ही जो है चवर्णक में 6-6 होते हैं। तो ये सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग की बात करें तो ब्रेक, यकृत, त्वचा ये जो है मनुष्य में उत्सर्जित अंग है, लेकिन ये हृदय जो है ये मनुष्य में उत्सर्जित अंग नहीं है। जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन को उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है ब्रेक, त्वचा, यकृत, फेफड़ा ये सब जो है मनुष्य में उत्सर्जित अंग है। लेकिन हृदय पूछे तो हृदय जो है ये उत्सर्जित अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य कान की हड्डी है। मध्य कान की हड्डी की बात करें तो मध्य कान की हड्डी जो है ये मैलियस, इनकस और अस्टेपिस ये सभी जो है ये मध्य कान की हड्डी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन की बात करें तो ये जो है ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। अगला प्रश्न है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। फेफड़े से हृदय पूछे तो फेफड़े से हृदय जो है ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है। फुफ्फुस शिरा ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े से हृदय के लिए शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य जो है ये रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा के द्वारा किया जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को शिरा कहते हैं। शिरा में जो है अशुद्ध तथा इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है शिरा में। और धमनी पूछे तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। सहसंबंध रक्तचाप से की बात करें तो अधिवृक्क का संबंध जो है ये रक्तचाप से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि जो कि दोनों किडनी के शीर्ष पर स्थित छोटी एक त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां जो है हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि शरीर में उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रक्रिया और अन्य आवश्यकताओं कार्यों को जो है ये विनियमित करने में जो है मदद करती है। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें ये जो है निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जो है अधिवृक्क ग्रंथि को जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन की बात करें तो ये जो है विटामिन C6 को कहा जाता है। विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से जो है रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन ये सभी जो है
विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में पूछे पसलियों की संख्या जो होती है ये टोटल 24 होती है। अगर कहीं कहीं पे ये 12 जोड़ी लिखी होती है तो आप लोग इसे भी जो है ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 24 पसलियाँ होती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियाँ जो है मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती है जिसमें फेफड़ा तथा हृदय स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। गर्भनाल की बात करें तो इसमें जो है टोटल 2 धमनियाँ होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा 2। इनमें से जो है 2 धमनियाँ होती है तथा एक जो है सिरा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षुक के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बुद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने का स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देने का स्वीकार जो है ये आनंद के कहने पे किया था। तो आनंद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को कालानुक्रम जो है ये सजाना है। हर्यक वंश की बात करें, यहाँ पे पहले नंद वंश है। नंद वंश की बात करें तो इसका जो है शासनकाल ये 345 से 322 ईसा पूर्व। शिशुनाग पूछे तो शिशुनाग जो है ये 413 से 345 ईसा पूर्व। और हर्यक पूछे तो हर्यक जो है हर्यक वंश ये जो है 544 से 413 ईसा पूर्व। और मौर्य पूछे तो मौर्य की जो है समय अवधि ये 322 से 185 ईसा पूर्व। यानी इसमें जो है सबसे पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार जो है लिखना है। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश जो है इसका कार्यकाल 345 से 322 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य की बात करें तो मौर्य जो है ये 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग का कार्यकाल जो है ये 413 से 345 ईसा पूर्व तक था। और हर्यक वंश की बात करें तो ये जो है 544 से 413 ईसा पूर्व तक था। तो इसमें जो है और इसके अनुसार जो है राइट आंसर इसका पहले जो है 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश 345 से 322 से 185 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश का था। और हर्यक वंश का जो कि 544 से 413, उसके बाद जो है शिशुनाग वंश जो कि 413 से 345 तक था। पहले हर्यक फिर शिशुनाग, उसके बाद जो है उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद, उसके बाद जो है मौर्य वंश था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों को साथ मिलान कीजिए। साहित्यिक कृत और लेखक का जो है मिलान करना है। कविराज मार्ग की बात करें तो कविराज मार्ग के लेखक जो है ये अमोद वर्ष प्रथम है। अमोद वर्ष प्रथम ऑप्शन सी। और आदि पुराण की बात करें, आदि पुराण के जो लेखक है जीन सेन है। गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं, गणित सार संग्रह के लेखक ये महावीराचार्य हैं। महावीराचार्य और अमोद वृत्त के लेखक जो है ये शाक्तायन है। तो शाक्तायन यानी इसका राइट आंसर जो है फिर से एक बार बता देता हूँ। कविराज मार्ग के लेखक जो हैं अमोघ वर्ष प्रथम, आदि पुराण के लेखक जीन सेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोद वृत्त के लेखक शाक्तायन। यानी इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी की बात करें तो तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद जो है आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश जो है शासक बना था। इल्तुतमिश की बात करें तो ये जो है 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली का शासक बनने से पहले यहाँ जो है बदायूं का राजा था। इसने जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण किसने किया था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसमें जो है इसने विरोधी सरदारों के परास्त कर अपने जो है वफादार गुलाम यानी अमीरों की एक टुकड़ी बनाई थी, जिसे जो है
तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है 40 अमीरों का समूह हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है ये 510 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। भारत में गुप्त राजवंश का उदय जो है ये 4वीं शताब्दी में हुआ था। 4वीं शताब्दी। और यहाँ पे रोमन कोलोसियम की बात करें तो रोमन कोलोसियम जो है इसका पूरा होना ये जो है ये हुआ था 80 ईस्वी में। 80 ईस्वी। और यहाँ पे पीटर महान रूस का जार बनना ये जो है ये हुआ था, ये 1682 में हुआ था। 1682। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले सी रोमन कोलोसियम का पूरा होना जो कि 80 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है भारत में गुप्त राजवंश का उदय जो कि 4वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म जो हुआ था। और उसके बाद पीटर महान रूस का जार बनना जो है ये है 1682 ईस्वी से 1725 ईस्वी के मध्य हुआ था। यानी ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सूफी संत और उसके विभिन्न सिलसिलों की बात करें तो ये जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। बहाउद्दीन जकारिया की बात करें तो बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सोहरावर्दी हैं। और मियाँ मीर की बात करें तो मियाँ मीर प्रमुख संत जो है ये सिलसिला इनका जो है मियाँ मीर का ये जो है कादरी से है। अहमद सरहिंदी की बात करें ये जो है नक्शबंदी से संबंधित है। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती से रिलेटेड है। बहाउद्दीन जकारिया जो कि सोहरावर्दी से संबंधित है। मियाँ मीर की बात करें ये जो है कादरी से संबंधित है। और अहमद सरहिंदी जो कि नक्शबंदी से। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति की बात करें तो ये जो है मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और ये जो है संध्या मेरठ में हुई थी। अतः इसमें जो है समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांति दिवस के रूप में प्रत्येक भारतीय जो है ये 10 मई को मनाते हैं। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखना है। अमृत की संधि की बात करें तो अमृत का संधि ये 1809 ईस्वी में हुआ था। वसीन की संधि की बात करें तो वसीन का संधि जो है ये 1802 में हुआ था। और सालाबाई की संधि की बात करें तो सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुआ था। वहीं श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये 1792 ईस्वी में हुआ था। इसका सही कालानुक्रम का रहा तो सबसे पहले जो है 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम जो कि 1792 में हुआ था। उसके बाद 1802 में वसीन की संधि और लास्ट में जो है अमृतसर की संधि हुआ था। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले 4, 3, फिर 2 और 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। 1885 की बात करें तो इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव जो कि ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है टोटल भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन ह्यूम नामक एक जो है अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि डलहौजी के राज हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य को जो है लागू की गई थी। सबसे पहले जो है राज हड़प नीति ये सतारा राज्य इसकी जो है हड़प के साथ शुरुआत हुई थी। सतारा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सतारा जो है ये 1848 में पहली बार हड़पा गया था। उसके बाद जैतपुर की बात करें ये जो है
जैतपुर जो कि 1849 में। उसके बाद संभलपुर की बात करें तो ये जो है 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, और इस तरह से जो है झांसी की बात करें तो झांसी जो है ये 1853 में। वहीं बात करें नागपुर जो है 1854 में। अवध की बात करें तो अवध जो है, अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया। पहला कारखाना अधिनियम की बात करें तो ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल जो कि 1880 से 1884 तक था। इसके शासनकाल में 1881 में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसी के द्वारा समाप्त किया गया था, जो कि 1882 में किया गया था। स्थानीय स्वशासन के जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन ही है, जो इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पंचशील के सिद्धांत की बात करें, इसमें जो है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ये जो है एक दूसरे की भू भागीदारी, अखंडता एवं सार्वभौमिक तत्व का परस्पर सम्मान करना, ये भी है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करना, ये भी जो है पंचशील समझौता के सिद्धांत पे आधारित है। लेकिन इसमें गुट निरपेक्षता, ये जो है पंचशील समझौता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें जो कहा गया है कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता के लिए जो है पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कार्यवाही न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में नीति का विश्वास रखना, ये सभी जो है पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर गुट निरपेक्षता, ये जो है पंचशील का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का कारण किसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति के कारण की बात करें तो इसमें जो है ऋणी को लाभ होता है। ऋणी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति या फिर महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नकदी रिजर्व अनुपात कितना कम हो ताकि बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही हो। इसमें जो है तभी जो है नकदी रिजर्व का अनुपात जो है जितना कम होगा, बैंकों का उधार देने में उसकी गुजारिश उतना ही जो है बड़ी होगी, यानी बड़ा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ये 1976 में की गई थी। 1976 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो है 1981 ईस्वी में जनसंख्या नीति में कुछ जो है संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जो है जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर में जो है कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन का प्रोत्साहन करना, महिला शिक्षा का विशेष जोर देना, लक्ष्य रखना, महिला शिक्षा पे विशेष जोर देना, ये सभी जो है ये भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। और वर्तमान में नई जनसंख्या नीति जो है 2000 लाया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग की बात करें, इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज एवं नगर पालिका के वित्तीय विषय पर अपना रिपोर्ट जो है ये देते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 243 के जे के, ये जो है पंचायतों के लेखाओं से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद यानी याचिका जो है अर्थात PIL की शुरुआत हुई है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद जो है शुरुआत की गई थी, इसमें जो है प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि PN भगवती थे। PN भगवती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिट व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 72 के तहत जो है कितने प्रकार के रीट होते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 32 को जो है ये संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, जिसे जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप की बात करें
तो भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है ये VN राव को जाना जाता है। VN राव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए जो है किया गया था। इसमें जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता होने के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो कि प्रथम सदस्य में सदस्य बने थे। और इसमें जो है अस्थायी सदस्य जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी सदस्य जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और संवैधानिक सलाहकार जो कि VN राव को बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद है तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस संविधान से लिया अध्यादेश का प्रावधान जो है किस अधिनियम से लिया गया है। अगर अधिनियम पूछे तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है असत्य है। मौलिक अधिकार की बात करें इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो कि 4A में है। और आपात उपबंध की बात करें तो इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के भाग 18 में है, लेकिन यहाँ पे 20 दिया हुआ है। भाग 18 में जो है ये जो है आपात उपबंध का वर्णन है। राजभाषा का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के भाग कितने में है, तो ये भाग 17 में है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं पूछा, असत्य पूछा था, तो आपातकाल जो है ये हो जाएगा, इसमें 20 दिया हुआ है, लेकिन ये जो है 18 में होता है। और अनुच्छेद पूछे तो ये जो है 352 से 360 हो जाता है। 352 में जो है आपात की उद्घोषणा, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, और 54 की बात करें इसमें जो है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तक में है तब जो है राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों को लागू होना, ये जो है अनुच्छेद 354 में है। 355 जो कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य के संरचना को जो है करने संघ का कर्तव्य है रक्षा करना। इस तरह से जो है 360 जो पूछता है बार बार, ये वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सिद्धांत की बात करें, पहले यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। वहीं अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित जो है कौन कौन से किए जाते हैं, तो लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का और स्थानीय निकायों का, ये सभी का जो है यहाँ पे लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का, इन सभी का निर्वाचन जो है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। परंतु स्थानीय निकायों का निर्वाचन जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगर पूछे चुनाव निर्वाचन आयोग का तो ये जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी का चुनाव जो है ये अनुच्छेद 324 के तहत कराया जाता है। लेकिन स्थानीय निकायों का चुनाव जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। 22 जुलाई 1947 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधित वक्तव्य जो है पढ़ा, जिसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बाग्यो चक्रवात की बात करें तो बाग्यो चक्रवात जो है ये फिलीपींस के है, फिलीपींस में बाग्यो चक्रवात। हरिकेन की बात करें तो हरिकेन चक्रवात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइफून की बात करें, टाइफून जो है, टाइफून कहाँ पे आया है, तो ये जो है टाइफून चीन में आया है। और बिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख चक्रवात है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाग्यो जो कि फिलीपींस, हरिकेन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून जो कि चीन और बिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की चक्रवात है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है।
शीतोष्ण मरुस्थल की बात करें तो गोबी, नामीब और पेंटागोनिया ये सभी जो है शीतोष्ण मरुस्थल है। लेकिन सोनोरन की बात करें, सोनोरन जो है और ये गर्म मरुस्थल है। तो सोनोरन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनोरन जो है ये अमेरिका एवं मैक्सिको में विस्तृत जो है ये गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ये जो है सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। सेंट लॉरेंस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है ये ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक बल्क पर्वत है जिसका निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेफाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत जो है श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है जल विभाजन का कार्य करती है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पूछे तो धूपगढ़ी जो कि 1350 मीटर ऊंची है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पूछे तो अमरकंटक है जो कि 1035 मीटर ऊंची है और ये जो है नर्मदा व सोन नदी के उद्गम स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। प्रशांत महासागर से संबंधित जलधारा की बात करें तो हमवोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरोसिबो जलधारा जो कि प्रशांत महासागर में बहती है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी जो है प्रशांत महासागर में बहती है। लेकिन कनारी की बात करें तो कनारी जलधारा जो है ये ठंडी महासागरीय जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। यहाँ पे सभी में जो है नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है ये मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, परंतु ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जितने भी देश से गुजरती है मैं सबका नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान ये सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। भिन्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा एक जो है भिन्न है। गुलाबी शहर की बात करें तो गुलाबी शहर के नाम से जो है जयपुर को जाना जाता है। महलों के शहर की बात करें तो महलों का शहर जो है ये कोलकाता को जाना जाता है। यहाँ पे बम्बई दिया हुआ है तो ये जो है गलत है। और बंगाल का शोक जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है। सूर्य नगरी जो कि जोधपुर को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस हीरालाल एच.के. कानिया ये जो है एच.जे. कानिया, जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानिया ये जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है टोटल 34 न्यायाधीश हैं। उनमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल जो है 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल 34 न्यायाधीश, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस की बात करें तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण समर्थकों का एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसकी स्थापना जो है ये 1971 में हुआ था। इसकी स्थापना 1971 में। तो ये भी जो है पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सलीम अली की बात करें, सलीम अली जो है ये जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। इनका कार्य पक्षी वैज्ञानिक यानी ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ई.ओ. विल्सन की बात करें, ई.ओ. विल्सन जो है ये कीट वैज्ञानिक से संबंधित है। कीट वैज्ञानिक यानी बी का 3 हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये कृषि वैज्ञानिक थे, तो सी का 2 हो जाएगा। और एम. गॉडविल की बात करें ये जो है पर्यावरण शास्त्री हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए। अगला प्रश्न है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है ये नागपुर में स्थित है। नागपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है ये खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुआ था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा है सलीम अली भारत के प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक हैं।
और इन्हें जो है वर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा। और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन जो कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है कि स्वस्थानी क्या है। स्वस्थानी की बात करें, ये जो है वनस्पतियों एवं वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, ये जो है स्वस्थानी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये जो है नागपुर में स्थित है। नागपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो कि देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछे तो ये जो है भोपाल में स्थित है। तो ये सारे को जो है आप लोग याद रखिएगा। राजश्री नाम से किसे जाना जाता है। राजश्री नाम से बात करें तो ये जो है पुरुषोत्तम टंडन को जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इन्हें राजश्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि की बात करें तो ये जो है लानोज है। लानोज जो कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। लानोज जो कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया एवं वेनेजुएला देश में जो है ये विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें, ये जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1944 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। विष्णुदेव राय की बात करें तो ये जो है विष्णुदेव राय ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना पूछे तो रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपना नाम किया है। डेविस कप 2023 की बात करें तो ये जो है इटली के द्वारा जीता गया है। इटली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप जो कि इटली के द्वारा जीता गया है। इटली यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप 2023 का आयोजन जो है स्पेन में किया गया था तथा इस खेल में इटली को जो है विजेता तथा ऑस्ट्रेलिया जो है ये उप विजेता के रूप में जीता था। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है। दिसंबर 2023 की बात करें, इसमें जो है देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत जो है ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर एवं दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध जो है किस देश से है। हूती विद्रोहियों का संबंध जो है ये यमन देश से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी DAT विकसित किया गया है। DAT विकसित की बात करें, ये जो है इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को जो है रिटायर करने का निर्णय लिया है। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी जो है रिटायर करने का निर्णय ये BCCI के द्वारा लिया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर जो है ये 7 है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में सुमेलित कौन नहीं है। फिल्म फेयर की बात करें 2024 की, तो इस बार जो है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड था। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये 12th फेल को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है रणवीर सिंह को दिया गया है। रणवीर कपूर को दिया गया है। यहाँ पे रणवीर सिंह है तो रणवीर कपूर रहता तो ये जो है राइट हो जाता, लेकिन ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। रणवीर कपूर है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछे यानी एक्ट्रेस पूछे तो ये जो है एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो बेस्ट डायरेक्टर जो है बधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बधु विनोद चोपड़ा को जो है 12th फेल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2024 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। अनीश दयाल सिंह की बात करें, ये जो है CRPF के महानिदेशक बने हैं।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये अरविंद पनगड़िया बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व जो कि अरिंदर बागची के द्वारा किया गया है। तो उपर्युक्त में से ऑप्शन डी इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन ऑफ एम्पायर इसके जो है पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो नंदिनी दास जो है इस पुस्तक के लेखक है। कोर्टिंग इंडिया जो कि इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन ऑफ एम्पायर इसके लेखक नंदिनी दास हैं। तो फ्रेंड हमने जो है आज इस वीडियो में टोटल 75 जीके जीएस प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।